हेलो जी, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलो, और एक और चीज की उम्मीद है सब लास्ट क्लास वाला लेक्चर पढ़ के ही आज बैठे होंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं हम इसके चैप्टर नंबर 19 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लास्ट क्लास का आप लोगों को कुछ निमोनिक्स के नाम याद हैं? सिर्फ निमोनिक्स निमोनिक्स के नाम बता दीजिए। ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो निमोनिक्स थे, बेसिकली वो क्या था? आईसीआईसी बैंक का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? बायर्स को आइडेंटिफाई करना। देन उसके बाद सर मैंने आपको कुछ बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमें बेसिकली स्कोप स्कोप में मैंने आपको बताया था एलसीएम, रेशियो एनालिसिस, आर ए एंड पीई। रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो, यानी सी वहां से लेंगे, कवर्ड का है वो अंडर एफ आर, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, है ना? तो उम्मीद है सब ने लास्ट क्लास का पढ़ के बैठे होगे, तभी आज आप, मतलब ऑनेस्टली मैं ये बोलूं कि कल वाली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आज वाली क्लास उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज वाली क्लास में सीखने के लिए आपको ज्यादा मिलेगा। कल वाली क्लास में आपको रिटेन करने के लिए ज्यादा था, आज वाली में उससे भी ज्यादा रिटेन करना है। बट यस, काफी हद तक आपको ना एक ड्यू डिलिजेंस के बारे में पूरा पता चल जाएगा। आज की क्लास में हम 3 हेडिंग्स को पढ़ने वाले हैं, और थर्ड हेडिंग जो बेसिकली हमारी लास्ट हेडिंग है, चैप्टर नंबर हेडिंग नंबर 8, टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, वो मतलब काफी लंबी लेंदी हेडिंग है, 18-19 पॉइंट उसके अंदर है, सब हेडिंग्स। बट ऑब्वियस आज कंप्लीट तो नहीं होने वाले हैं वो इतने सारे पॉइंट्स, बट यस, 10th पॉइंट नंबर 10th तक बेसिकली मेरा टारगेट यही रहेगा, टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस में टेक ओवर तक हम उसको कंप्लीट कर ले, क्योंकि काफी सारी चीजें होंगी जो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, काफी सारी चीजें होंगी जो प्लेन रीडिंग चलेंगी। मतलब ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज काफी अच्छी क्लास जाएगी एज, बट किसी भी तरीके से इस चैप्टर के और 20 चैप्टर को छोड़ना मत। इसके अलावा अगर मैं आपको बोल दूं, इसके अलावा मतलब 20 मार्क्स ये कर लो, 40 मार्क्स पहले वाला कर लो, 30 मार्क्स आपका ऑलरेडी डन है। तो 2-3 चैप्टर, जो भी 17 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11th है, चैप्टर नंबर 18th है, मैक्सिमम 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 7-8 मार्क्स का मान लो एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 10 मार्क्स का आ गया, और में भी तो निकल जाएगा, एक क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का और में निकल गया, 5 मार्क्स का। पैनिक मत लेना उस 1-2 चैप्टर के चक्कर में। अभी फिलहाल 90th और 20th के ऊपर पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दो, इसके ऊपर 100% कॉन्सेंट्रेट कर दो कि मतलब 20 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 15-20-25 मार्क्स तक आपके सिक्योर हो गए और पॉकेट में आ जाए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की हेडिंग हमें जो करनी है, और चैप्टर को आज लास्ट सेकंड क्लास में हम बोल के चलेंगे। हेडिंग नंबर 6 वो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, स्टेप्स या प्रोसेस या एक्टिविटीज इन ड्यू डिलिजेंस। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पोस्ट, प्री डिलिजेंस, ड्यूरिंग डिलिजेंस पीरियड, एंड द लास्ट वन इज पोस्ट डिलिजेंस। सर आप मेरे साथ कुछ डिस्कस करोगे? एक हेडिंग नंबर 6, हेडिंग नंबर 7 हम करेंगे आज ही। मतलब वो बेसिकली हमारी क्या बोलती है, टेक्निक्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस बेसिकली, एंड रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल में क्या क्या टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट करेंगे, 5-6 हेडिंग्स हैं वो भी हम निकाल लेंगे, और टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। चलो, एक चीज और मेरे से बताओ, आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो पेन मैंने भी डाल दिया है, आप लोग भी आगे मत पढ़ो प्लीज, मेरे साथ डिस्कस करो। सर हमने एक चीज तो समझ में, ड्यू डिलिजेंस का मतलब तो आपने हमें बता दिया था। एक बार कोई भी बच्चा आप लोगों में से कोई मुझे डेफिनेशन बता पाएगा कि सर ड्यू डिलिजेंस की ये डेफिनेशन होती है? ड्यू डिलिजेंस इज द प्रोसेस बाय विच, बताओ, इज अ प्रोसेस बाय विच कॉन्फिडेंशियल, लीगल, फाइनेंशियल एंड अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड, रिव्यूड एंड अप्रेज्ड, यानी असेस्ड बाय द पार्टीज फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शंस बिफोर एंटरिंग इनटू द बिजनेस डिसीजन लेने से। कुछ बैकग्राउंड चेक बताया था मैंने आपको इसके बारे में, कुछ मैंने आपको बताया था कि बेसिकली डील मेकर, डील क्रेकर, एक बेसिकली हमें ये पता लग जाएगा कि डील हमारी किस लेवल तक है, बार्गेनिंग पोजीशन को इंप्रूव करेगा, और एक तरह से स्वॉट एनालिसिस करना ही हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में अगर हम बात करें तो प्री डिलीजेंस क्या होगा, ड्यूरिंग डिलीजेंस क्या होगा, और पोस्ट डिलीजेंस क्या होगा। सर एक चीज तो आप अपने माइंड में ना सेट कर लो, प्री डिलीजेंस का मतलब एक तरह से, ड्यू डिलीजेंस का मतलब होगा एनालाइज करना, कंपनी के अंदर उनकी वीकनेसेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज को देखना। अब कोई भी काम स्टार्ट होने से पहले क्या मैं बोल सकता हूं प्लानिंग स्टेज होगी? तो प्री डिलीजेंस इज बेसिकली अ प्लानिंग स्टेज, बेसिकली एक प्लानिंग स्टेज ही बोलेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक बात बोली थी, देखो आप और मैं, मान लो मैं और आप किसी एग्रीमेंट में जुड़ना चाह रहे हैं, क्या पहले हम उसकी कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज लिख लें एक बार? मतलब हम मेनली मेनली ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी बात करते हैं, क्या वो दोनों के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो उनके बीच में डिसाइड हुई है, क्या उनको रिटर्न में करना जरूरी है? तो क्या मैं बोल दूं साइन करना होगा पहले बोथ पार्टीज को, किस चीज का?
जो भी ड्यू डिलिजेंस करवाना चाह रहे हैं कि सर हम आपका ड्यू डिलिजेंस करवाना चाह रहे हैं, हम आपको खरीदना चाह रहे हैं, हम आपको बेचना चाह रहे हैं, तो जो भी ड्यू डिलिजेंस करवाना चाह रहे हैं, क्या हम बोल दें उन पार्टीज के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट, यानी एक टर्म शीट जिसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जिस पे पार्टीज आगे बढ़ना चाह रही हैं, उन सबको रिटन डाउन करके, रिड्यूस टू राइटिंग करके उसको साइन करेंगी बोथ पार्टीज। डन। तो फर्स्ट जो साइन होगा दोनों पार्टीज के बीच में, लेटर ऑफ इंटेंट। फिर सर एक चीज और, एक अच्छा पॉइंट जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपके सामने थोड़ा सा जिक्र किया था, जिसके बारे में सर मेमोरेंडम ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। सर नॉन डिस्क्लोजर में, अच्छा लेटर ऑफ इंटेंट को मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग भी बोल सकते हैं, यस मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग भी बोल सकते हैं। सर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को क्या मैं कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट या एंगेजमेंट लेटर भी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ये किस किस के बीच में होगा? देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, ये मैं इन्वेस्टर, ये हम इन्वेस्टर हैं, कहां इन्वेस्ट करना है? एक हमारी है टारगेट कंपनी सर, ये हमारी टारगेट कंपनी है। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा? लेटर ऑफ इंटेंट। ये इसका मतलब क्या होता है? लाइक टर्म शीट, टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टीज की, जिस पे लेके आगे बढ़ना है इनको। सर ये नाम लिख लो इन्वेस्टर है, इसका नाम लिख लो टारगेट कंपनी है, सबको पता है जो हमें परचेज करनी है। अब इन दोनों के बीच में एक साइन होगा, क्या साइन होगा? लेटर ऑफ। अब इन्वेस्टर है, मैं किसी भी कंपनी में ऐसे मुंह उठा के तो पैसे नहीं लगाऊंगा, मुझे पहले पता होना चाहिए क्या वो कंपनी सही बोल रही है मुझे। तो मैं एक सीएस को हायर करूंगा, एक सीएस को हायर करूंगा, पढ़ी लिखी सीएस को, पढ़े लिखे सीएस को मैं हायर करूंगा, और इसको मैं बोलूंगा सर इस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना के मुझे दे दो। इस कंपनी की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना के किसको दे दो? दे दो। सर क्या मैं बोल सकता हूं ड्यू डिलिजेंस के लिए हमने क्या करना था? कॉन्फिडेंशियल। सर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के अलावा किसी को नहीं पता है, लीगल, अगर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाए तो काफी इंपैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के, कॉन्फिडेंशियल, लीगल, फाइनेंशियल। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस कंपनी की कहीं लीक ना हो जाए, डर है, फियर है, थ्रेट है। तो इससे बचने के लिए इन दोनों पार्टीज के बीच में, यानी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली किसकी है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ भी लीक होगा तो। अब ये बोल रहा है अगर मैंने आपको अंडरटेकिंग दिया तो आपके मेरे बीच में भी कुछ भी एग्रीमेंट होना चाहिए, तो जो एग्रीमेंट होगा इसको हम बोलेंगे एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको लॉजिकली, एनडीए तो होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में होता है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन, ये वाला एग्रीमेंट इनके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ऑलमोस्ट वैसे सेम टर्म्स हैं, प्रैक्टिकली हम जो इसको यूज करते हैं इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तो कागजी कार्रवाई हमारी साइनिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब अगला टर्म्स क्या हो सकता है? सर रिसिप्ट, जो भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट किसको चाहिए? इन्वेस्टर को। अब पहला पॉइंट तो हमारा हो गया साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। दूसरा पॉइंट, सर जो भी इस पार्टी को या एजेंसी को, मैं बोल सकता हूं उसको एक एजेंसी का नाम दे दूं, एक्सटर्नल एजेंसी जो मैंने हायर किया है, या फिर इन्वेस्टर, वट एवर द केस में भी, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, अब मुझे सर एक चेकलिस्ट बना के मैं इसको दे दूंगा, मतलब इनका बेसिकली क्या करेंगे, ये चेकलिस्ट बना के इनको दे देंगे, और जो डॉक्यूमेंट यहां आए, जो डॉक्यूमेंट उस चेकलिस्ट के अवर्ज में आए, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा बेसिकली, ये रिसिप्ट करेगा, बताएगा कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आपने दे दिए, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड रिव्यू करेगा उन सारे डॉक्यूमेंट को, जो भी मांगे थे एजेंसी ने या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टर ने मांगे थे। किससे मांगे थे सर? टारगेट कंपनी से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नाम करके हम इसको छोड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट और क्या हो सकता है? अब हम जो भी डॉक्यूमेंट्स आ गए, मुझे ये बता दिया गया कि ऐसा करना है, आइडेंटिफाई करें बेसिकली सर किस पर्पस की वजह से हम, आइडेंटिफाई द इश्यूज, किस पर्पस की वजह से हम ड्यू डिलिजेंस करवा रहे हैं, तो इशू को तो एक बार फाइंड आउट कर लो, किस पर्पस की वजह से, आइडेंटिफाई द इश्यूज। अब जो पेपर आ गए इतने सारे मेरे पास आ गए, मुझे इशू का भी पता लग गया, क्या उस इशू के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले इसकी जरूरत होगी, पहले इसकी जरूरत होगी, फिर इसकी जरूरत होगी, एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर दे डॉक्यूमेंट्स को। ये प्रोडक्शन वाले सारे प्रोडक्शन वाले एक हेड में डाल देंगे, सेल्स वाले सेल में डाल देंगे, इन्वेंट्री वाले इन्वेंट्री में डाल देंगे, एक ऑर्गेनाइज वे में उसको सॉर्टिंग कर देंगे डॉक्यूमेंट्स की, सो दैट ड्यू डिलिजेंस करना थोड़ा सा इजी हो जाए।
सर एक पॉइंट मैंने आपको ना लास्ट क्लास में बताया था थोड़ा सा, डेटा रूम क्रिएट कर देंगे। कौन करेगा डेटा रूम क्रिएट? सर टारगेट कंपनी। तो क्रिएटिंग द डेटा रूम। जो भी चेकलिस्ट आई है कि सर हमें ये डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं, ये आइडेंटिफाई कर लिया ये इशू है, मैं बता दूंगा सर मुझे ये डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए, तो कंपनी टारगेट कंपनी की ड्यूटी बनती है उन सारे डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करेगी और कहां रखेगी उसको? अपने डेटा रूम के अंदर। सर डेटा रूम के बारे में ज्यादा हमारे न्यू सिलेबस में बताया गया नहीं, ओल्ड सिलेबस में काफी हद तक बताया गया है। यहां हम इसको फिजिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं, यहां हम इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बना सकते हैं। एक टाइप का सेपरेट रूम होगा, जैसे डिपोजिटरी होता है ना, ऐसे रिपोजिटरी होगा। ये डॉक्यूमेंट्स का, सब डॉक्यूमेंट्स का डाटा का रिपोजिटरी होगा, जहां सारे डॉक्यूमेंट्स को लाके डिपॉजिट किया जाता है। और जो भी इस रूम में आएगा और जो भी जाएगा सबका नाम रिकॉर्ड मेंशन होगा। लेबलिंग होगी हर चीज के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा तो लेबलिंग भी होगी। हर एक रिकॉर्ड के ऊपर, हर एक हार्ड ड्राइव के ऊपर, एक पेन ड्राइव के ऊपर लेबलिंग होगी, ये उस चीज का डाटा है। तो सारी चीज क्रिएट की जाएगी। तो एक बार मुझे बता दो, प्री डिलीजेंस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आपने पढ़ी? साइनिंग द लेटर ऑफ इंटेंट एंड एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, किसके बीच में होगा? पहले वाला लेटर ऑफ इंटेंट तो होगा इन्वेस्टर और टारगेट कंपनी के बीच में, और एनडीए साइन होगा वो किसके बीच में होगा? एजेंसी जो भी हमने हायर की थी, यानी सीएस फर्म, सीए फर्म, लीगल एडवोकेट्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पीसीडब्ल्यूए, तो बेसिकली सीएम में हमने किया। अब उनके बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट साइन होगा उसको एनडीए बोलेंगे। अच्छा एक चीज और देखी जाएगी आपको, यूजुअली देखा जाएगा एजेंसी ने एक चेकलिस्ट भेज देगी। किसको चेकलिस्ट भेज देगी? टारगेट कंपनी को। मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए ना। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने चेकलिस्ट के बदले में दिया, रिसिप्ट द डॉक्यूमेंट, हम रिसिप्ट देंगे सर ये डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। फिर उसके बाद इश्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, एक्चुअली में सर इसको लेके हमें आगे बढ़ना है, ये हमारे ड्यू डिलिजेंस का है, इन डॉक्यूमेंट्स में कमियां दिख रही हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सर, टारगेट कंपनी को जो हमने डॉक्यूमेंट मांगे थे वो अपने उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर ऑर्गेनाइज कर देगा इस वे में, एंड देन एक डाटा रूम प्रिपेयर कर देगा, जिससे जाके इन्वेस्टर या उसकी एजेंसी जाके उसको इजीली उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर पाए? रिव्यू कर पाए। ठीक है जी, ये हमारा हो गया बिल्कुल। अब हमने बोल दिया डाटा रूम जो हमने बना लिया मेनली। अब एक पॉइंट है ना, आप अपनी बुक में देखोगे, देखो ये सारा मैंने आपको ना बता दिया ऑलरेडी। साइनिंग डाटा रूम, देखो हाईलाइट द वर्ड, देखो साइनिंग ऑफ द लेटर ऑफ इंटेंट, रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो भी कंपनी ने लिए हैं, रिव्यू करेंगे, रिसिप्ट एंड रिव्यू, आइडेंटिफाइंग द इश्यूज, ऑर्गेनाइजिंग द पेपर्स, क्रिएटिंग डाटा रूम। ये सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, समझा चुका हूं। इधर देखो, एज ए डाटा रूम, डाटा रूम की हमने बात की। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वन शुड टेक कॉग्निजेंस, मतलब कंसीडर करना होगा ऑफ फ्रॉम द कॉर्पोरेट व्यू पॉइंट आर द फॉलोइंग। कुछ चीजें हमें मतलब डाटा रूम के परस्पेक्टिव में कुछ जो हमें ध्यान रखना होगा, लाइक डेडलाइंस। अगर हमने बोला है डू नॉट डिले डेडलाइंस, अगर हमने बोला है कि सर टारगेट कंपनी हो आप, मुझे आपका एमओयू चाहिए, एमओए चाहिए, मुझे आपका ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो आपने किसी पहले बैंक के साथ किया था, लोन एग्रीमेंट किया था। अच्छा आप, मैंने मांगा है वो, अब आप मुझे 10 दिन के बाद दे रहे हो। मैंने मांगा था 2 दिन के अंदर अंदर दे दो, आप मुझे 10 दिन के बाद दे रहे हो। क्या कहीं ना कहीं शक पैदा कर देगा मेरा आपके ऊपर कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, फेक करके दोबारा फोर्जरी करके लेके आए? तो डू नॉट डिले द डेडलाइंस, वो क्या क्रिएट कर देगा? लीड्स टू सस्पिशन, शक पैदा कर देगा। मार्क ईच मॉड्यूल ऑफ द चेकलिस्ट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेटली। सर जो मैंने आपको चेकलिस्ट दी थी, मुझे ये डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए डाटा रूम के अंदर से, ये डॉक्यूमेंट मुझे एक्सेस करना है, वो सारे, अब है ना, मान लो ये 10, ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने चेकलिस्ट में दिए हैं, आप मार्क करो सेपरेटली, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी। अच्छा इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स की और लिस्ट थी, इनको भी मार्क कर दो, ये। तो मार्क ईच मॉड्यूल ऑफ द चेकलिस्ट, हर एक चीज को, चेकलिस्ट को वो करेंगे सेपरेटली मार्क करेंगे। ये नहीं कि लास्ट में जाके लिख दिया कि सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, नहीं, हर एक डॉक्यूमेंट को टिक करेंगे, या जो भी आपका वे है एप्लीकेबल, यस 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 मैंने प्रोवाइड किए हैं वो करेंगे। तो पहला पॉइंट पता लग गया, डिले नहीं करेंगे, मार्क करेंगे। इन केस सम इश्यूज आर नॉट एप्लीकेबल, कुछ ऐसे केसेस हैं जो एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, स्पेल इट आउट, मतलब लिखेंगे वहां नॉट एप्लीकेबल, एनए मत लिखो, पूरी स्पेलिंग लिखो नॉट एप्लीकेबल। कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं भाई ये। इन केस सम इश्यूज कैन नॉट बी रिजोल्व। अब अच्छा एप्लीकेबल वाली बात नहीं है, रिजोल्व नहीं किए गए हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हम रिजोल्व नहीं कर पाए, जो हमें लिख के भी दिए गए थे ऐसे इश्यूज, इमीडिएटली मान लो सर ये मेरे पार्ट पे ना पॉसिबल नहीं हो पाया, मुझे नहीं मिल पाया इसका सोर्स, पुट अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट। ये काफी अच्छा पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लो ऐसे। सर इसका मतलब
1% जो रिस्पॉन्सिबल है डाटा बैंक के अंदर, डाटा रूम के अंदर, बेसिकली जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एक्सेस करवाने के लिए, डोर कीपर मान लो, या फिर जिसके थ्रू पहले साइन करवाना पड़ेगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे हर बार, वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रखना पड़ेगा, जिससे हम बार बार ये नहीं कि सर मैं आपको बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो अबाउट सीनियर से पूछ के मैं बताता हूं, फिर बोल रहा हूं हाँ हाँ ऐसे बताता हूं, लेंथी प्रोसेस नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रखो जो ओवरसी करेगा सारे डिलीजेंस प्रोसेस के ऊपर, वही पर्सन आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। ये नहीं कि आप पहले तो अपने ट्रेनिंग को भेज रहे हो बीइंग अ सीएस, फिर आप सीधे अपने कलीग के भेज रहे हो, फिर किसी और को भेज रहे हो, नहीं, एक ही पर्सन बार बार जाएगा और वही रिस्पॉन्सिबल होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सिंगल ही रखना है आपको, ध्यान से थोड़ा। कीपर रेगुलर रजिस्टर, एक रजिस्टर मेंटेन करो किस किस पर्सन ने आए हैं और कौन कौन उस रूम से बाहर गए हैं, मैंने बता दिया आपको। ओवरव्यू ऑन द प्लेसमेंट ऑफ फाइल्स, कहां कहां फाइल्स रखी गई है उसका एक ना इंडेक्स सा बना लो, इसको एक तरह से मान लो इंडेक्स बना लो, और ओवरव्यू पता होना चाहिए कहां कहां फाइल प्लेस की गई हैं, सो दैट कि वो ये ना फिजिकल के लिए बात की गई है ये वाला थोड़ा सा, सो दैट कि उसको ट्रेस करना थोड़ा सा इजी हो। अब हजारों लाखों एक कंपनी के डाटा रूम के अंदर फाइल हो सकती हैं, सर ये वाली इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड फाइल्स हैं और इनके ऊपर मार्क लगा के और एक इंडेक्स बना रखा है कि ये वाला ऐसे ऐसे ऑल्ट्रेशन के ये ऐसे हैं, ये ऐसा नेम चेंज का है, ये ऐसा है, सो दैट आपको इजीली वो मिल जाए। इंट्रोडक्शन टू द पर्सन, जो हमने पॉइंट ऑफ सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट बताया था उसको इंट्रोड्यूस करवा दो, सर ये पर्सन आएगा अब हमारा बार बार डाटा को एक्सेस करने के लिए, पहले उस पर्सन से मिल। ठीक है जी, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा प्री डिलीजेंस। सर अब एक सवाल ये पैदा होता है डिलीजेंस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अरे मूर्खो जो भी ये सारी चीजों की प्लानिंग की है, हम ये बोल रहे हैं उसका डिलीजेंस कर दिया, हमने जा जाके चेक कर दिया, डाटा रूम चेक कर लिया, व्यू कर लिया, रिव्यू कर लिया, एक्सेस कर लिया, हर चीज कर ली, अब हमने डाटा रूम बेसिकली हमने डिलीजेंस कर लिया, उसके बाद रिपोर्ट भी तो बनेगी। तो जो रिपोर्ट मैंडेटरी रिपोर्ट बनती है वो दो टाइप की होगी, या तो समरी या डिटेल्ड रिपोर्ट बना लो, या फिर डिटेल्ड रिपोर्ट लाइक जो भी मान लो जैसे बैंक की है वो अपनी कुछ एक अपना एक वे फॉलो करना चाहता है तो समरी वे या डिटेल्ड वे में या फिर इनसे रिलेटेड मिलती जुलती रिपोर्ट बन जाएंगी। तो बोला गया है वही ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट होने के बाद ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट बनेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई फायदा नहीं जब तक आप पेपर नहीं दोगे, पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो वही चीज बोली गई ड्यू डिलीजेंस करने का कोई बेनिफिट नहीं अगर ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट नहीं आई तो। वो दो पार्ट में होगी, समरी फॉर्म में भी हो सकती है और वो डिटेल्ड फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब एक कॉमन पैरेलल्स में बात करें तो ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट का नाम दिया जाता है जो प्रोफेशनल अपनी ड्यू डिलीजेंस करने के बाद सबमिट करेगा जिस रिपोर्ट को, उसको नाम देते हैं डीडीए, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, डीडीआर ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। अब डिटेल में भी हो सकती है और वो समरी फॉर्म में भी हो सकती है। अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है आज के दिन का, और इस चैप्टर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो रिपोर्ट होगी ये 4 पार्ट में डिवाइड होगी। ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, ये 4 तरीके की होगी सर, 1 2 3। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डील फाइंडिंग्स कैन बी वेरी ग्लेरिंग, मतलब बस एक ही लाइन लिख लो, जो भी चीज पाई गई है फाइंडिंग्स कैन बी वेरी, वी आर वेरी, फाइंडिंग्स कैन बी वेरी, वी आर वाई वेरी ग्लेरिंग, मतलब बहुत चमक के आ रही हैं। ग्लेरिंग का मतलब दर्शाना, किन चीजों को ग्लेयर कर रहा है, नोन, सर साफ साफ दिख रहा है कंपनी के अंदर नॉन कंप्लायंसेस हद से ज्यादा हैं, पेनल्टीज फाइन्स हद से ज्यादा कंपनी के ऊपर लगा हुआ है, क्रिमिनल पेनल्टीज पनिशमेंट्स कंपनी के ऊपर लगी हुई हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या इससे मिलती जुलती लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर चली हुई हैं। तो डील ब्रेकर ऑब्वियसली सर जो भी पाई गई हैं फाइंडिंग्स वो चमक इतनी ज्यादा साफ चमक रही है, क्लियरिंग का मतलब चमकना, साफ चमक रही है नॉन कंप्लायंसेस जिसकी वजह से क्रिमिनल लाइबिलिटीज और उससे मिलती जुलती पेनल्टीज पनिशमेंट्स कंपनी के ऊपर लगी हुई हैं, डील ब्रेकर। डील कोई सवाल ही नहीं पैदा होता सर, नेगोशिएट नहीं करेंगे, प्राइस कम नहीं करेंगे, बार्गेनिंग पोजीशन नहीं, कोई मतलब नहीं, डील ब्रेक कर दो, कैंसिल करो। सेकंड पॉइंट, सर यहां कैंसिल तो नहीं करेंगे लेकिन डील डाइल्यूटर, नाम से ही पता लग गया होगा, काफी हद तक डील को कैंसिल करने के मैंने बोल दिया मैं कैंसिल करूंगा, मैं कैंसिल करूंगा। क्यों सर, जो इसके अंदर वोलेशन, इसके अंदर क्या पाया गया, वोलेशंस ऑफ, वोलेशन कंटेन वोलेशंस,
कैसे वॉयलेशंस? क्वांटिफाइबल पेनल्टीज, वॉयलेशंस जिसका इंपैक्ट क्या होगा, ऐसे लिख लो, वॉयलेशन जिसका इंपैक्ट क्या होगा, क्वांटिफाइबल पेनल्टीज अराइज, यानी क्या मैं बोलता हूं फाइनेंशियल पेनल्टीज साफ साफ दिख रही हैं, और जिसकी वजह से इंपैक्ट क्या होगा इसका, डील की वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी, डिमिनिशिंग दी वैल्यू ऑफ। सर आप 1 करोड़ मांग रहे थे, मैं तो 80 लाख ही दे पाऊंगा क्योंकि आपके ऊपर फाइन पेनल्टीज लगी हुई है आपकी थी। तो वॉयलेशंस जिसका, ऐसी वॉयलेशन जिसका इंपैक्ट क्या होगा, क्वांटिफाइबल पेनल्टीज, इन टर्म्स ऑफ मनी आपके ऊपर पेनल्टीज लग रही हैं। फिर थोड़ा थोड़ा सेम ही है, डील क्वेश्चनर्स, ऑल्दो फाइनेंशियल पेनल्टीज नहीं लगी हैं, क्या बोल रहा हूं, ऑल्दो नो फाइनेंशियल इंपैक्ट, कोई भी क्वांटिफाइबल फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है, बट वायलेशंस हैं, although there is no financial impact but exist some non compliances। सर नॉन कंप्लायंसेस हैं, लेकिन वो ऐसे नॉन कंप्लायंसेस हैं उनके ऊपर कोई फाइन पेनल्टीज नहीं आई हैं। कैसे हैं? जिनके ऊपर कोई फाइन पेनल्टीज नहीं आई हैं, which can be rectifiable, जिसको रेक्टिफाई हम कर सकते हैं, अभी फाइन पेनल्टीज नहीं आई हैं, पहले ही कंपाउंडिंग वगैरह करवा लो। तो डील क्वेश्चनर थोड़ा सा सोच समझ के सर आगे बढ़ना, जो ऑल्दो फाइनेंशियल इंपैक्ट तो नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, बट कुछ एग्जिस्ट आज भी नॉन कंप्लायंसेस करते हैं जो रेक्टिफिएबल हैं, जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बोला जाता है, एक तरह से सचेत किया जा रहा है, सर इन्वेस्टर्स सोच समझ के पैसा लगा लो, आप कॉशियस पाथ पे होके चलो थोड़ा सा, तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। लास्ट, बहुत मुश्किल ऐसी रिपोर्ट आना, डील मेकर, वेरी हार्ड टू कम, बस मैं इतना ही लिख सकता हूं, वेरी हार्ड टू कम। इन रियलिटी मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, इन रियलिटी स्ट्रिक्ट सेंस में अगर बात करें ये पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर आ गई इसका मतलब क्या, क्लीन रिपोर्ट। सर इसका मतलब जो भी प्रोफेशनल टीम्स एजेंसीज हायर की थी, अनेबल टू फाइंड एनी नॉन वायलेशंस, लिखते रहना, अनेबल मतलब एबल ही नहीं है, कोई भी नॉन वायलेशंस वगैरह, नॉन कंप्लायंसेस वायलेशंस वगैरह है कंपनी के अंदर है, वो प्लग ही नहीं कर पाए। ऐसी कोई कंपनी नहीं है मेरे को आज की नजरों में नहीं लगता आज तक कि जिसके अंदर कोई भी गलती ना हुई हो। तो काफी हद तक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था यही वाला, मतलब 4 टाइप की रिपोर्ट है, डील ब्रेकर, डील डायल्यूटर, डील क्वेश्चनर्स और डील मेकर। तो क्लीन रिपोर्ट दे दी सर, फ्रीली आप एंटर कर जाओ एग्रीमेंट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ना जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, डील अगर हमारी हो रही है, तो हम बोल रहे हैं कि सर जो भी डील होनी थी हो गई, रेक्टिफाई जो भी करवाना था करवा लिया, अब है ना हम करेंगे, क्या करेंगे सर, शेयर होल्डर एग्रीमेंट को करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट को अगर रेक्टिफाई करवाना है तो रेक्टिफाई करेंगे, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करेंगे। शेयर होल्डर एग्रीमेंट आर कैरिड आउट, द शेयर होल्डर फॉर्मेलिटीज आर ओवर एंड वेरियस एक्टिफिकेशंस आर मेड इन शेयर होल्डर एग्रीमेंट। तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन हम लोग करेंगे, वो किस टाइप की हो सकती है, ये 2 पॉइंट होंगे कुछ, टैग डाउन और ड्रैग डाउन। एनीवन, कोई भी बच्चा क्या मुझे बता सकता है, टैग डाउन या ड्रैग डाउन? देखो ऑल्दो आईसीएसआई ने इसको डिफाइन नहीं किया है, बट मैं आपको बता दूं, इसमें तो बोलता है सर 100% मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कंपनी को सेल कर रहे हैं, 100% कंपनी को, 100% कंपनी को सेल कर रहे हैं। कौन सेल कर रहे हैं? मेजॉरिटी शेयर होल्डर। और ये मैंडेटरी, फोर्सफुली एक तरह से मैंडेटरी बोल रहे हैं किसको, माइनॉरिटी को, आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ और इसको सेल करो। मैंडेटरी, मैंडेटरी बोलते हैं माइनॉरिटी को कि आप भी सेल करो हमारे साथ मिलके, 100% कंपनी को सेल कर दो। इसमें बोल रहे हैं कि सर 100% नहीं, या मैंडेटरी नहीं, आप चाहो तो आप जुड़ जाओ, आप चाहो तो आप मत जुड़ो, बस हम अपनी कंपनी को सेल करना चाह रहे हैं, बट यहां मैंडेटरी। सर कुछ लिखवा दो इसके बारे में, एक बार मैं लिखवाता हूं पहले, शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या क्लोजेस डाल सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड क्लोजेस डालेंगे लाइक टैग डाउन या ड्रैग डाउन, और इसके अंदर क्या डाले हम, रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज, सर ये हमने लेनी है, ये ले ली है, शेयर होल्डर्स के साथ ये डाल देंगे रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटी। और क्या डालेंगे सर, कंडीशन प्रेसिडेंट, जब तक आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे हम डील में आगे
नहीं बढ़ेंगे, आप पहले अपने नॉन कंप्लायंसेस वो पेनल्टीज को पे कर दो, जब भी हम आगे बढ़ेंगे, और अदर क्लोजेस भी इसके अंदर डाल देंगे जो भी सही लगेंगे। सर एक बार टैग डाउन और ड्रैग डाउन को लिखवा दो। यस, मैंने आप लोगों के लिए पहले से गूगल से निकाल के रखा है इसके अंदर एग्जैक्ट लैंग्वेज इसकी, जो आप एग्जाम में तो खैर मत लिखना, बट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज आप इसको जरूर रेफर करना। नोट कर लो। ड्रैग डाउन राइट्स एलिमिनेट, इसको एलिमिनेट करता है दी करंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स टू दी सेल ऑफ, कैसे करंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर को एलिमिनेट करता है, 100% ऑफ अ कंपनीज सिक्योरिटीज हुआ। सर सब सेल कर दो, किसको सेल कर दो, और जबरदस्ती सारी की सारी सिक्योरिटी पोटेंशियल बायर को। देख लो फटाफट। ड्रैग डाउन राइट्स एलिमिनेट द करंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थ्रू द सेल ऑफ 100% ऑफ ए कंपनी सिक्योरिटी टू अ पोटेंशियल बायर। सारी की सारी सिक्योरिटी सेल कर दो। अब टैग डाउन, टैग अलोन है, टैग डाउन नहीं होगा, ड्रैग डाउन नहीं, ड्रैग अलोंग, ड्रैग अलोंग है, डाउन नहीं है, सॉरी, ड्रैग अलोंग, ड्रैग अलोंग, ड्रैग अलोंग राइट्स क्या करते हैं, ये डिफर है फ्रॉम ड्रैग अलोंग। कैसे डिफर है सर, सिंस टैग अलोंग राइट्स ऑफर दी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स दी ऑप्शन टू सेल, ऑप्शन देगा, बट वहां मैंडेट था, बट डू नॉट मैंडेट एंड ठीक है ना, बट डू नॉट मैंडेट एंड, तो ड्रैग अलोंग में ओब्लिगेशन है, इसमें ओब्लिगेशन देख लो। टैग अलोंग राइट्स डिफर फ्रॉम ड्रैग अलोंग राइट्स सिंस टैग अलोंग राइट्स ऑफर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू सेल बट डू नॉट मैंडेट एन ओब्लिगेशन। ठीक है, चलो जी आओ इधर फटाफट से। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ लो। Deal breaker in this report, the findings can be very glaring and may expose various, मतलब किस चीज को दिखाता है, नॉन कंप्लायंसेस that may arise any criminal proceedings or non liabilities. Deal diluter, findings arising out a diligence may contain violations, हो सकता है violations है which may have an impact in the form of quantifiable penalties and in turn may result in diminishing the value of company, कंपनी की वैल्यू डिमिनिश हो रही है। डील क्वेश्चनर्स, इट कवर्स दोज फाइंडिंग्स इन अ डिलीजेंस विच मे नॉट इंपैक्ट द फाइनेंशियल्स, हो सकता है फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट नहीं करेगी, बताया था ना, बट देयर एग्जिस्ट सर्टेन नॉन कंप्लायंसेस
विच दो रेक्टिफिएबल, जो नॉन कंप्लायंसेस है भले ही वो रेक्टिफिएबल हो, रिक्वायर द इन्वेस्टर टू ट्रेड ए कॉशियस पाथ। सर क्या मैं बोल सकता हूं इस वाली जगह पे आके हम मेनली बोल रहे हैं यहां कॉन्सेप्ट आएगा बार्गेनिंग पोजीशन, इंप्रूविंग द बार्गेनिंग। इसकी वजह से बार्गेनिंग पोजीशन हमारी इंप्रूव हो जाएगी और हम हमारी पोजीशन एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे, एक वर्ड अच्छा यूज कर रहा हूं, इन्वेस्टर इज ऑन स्ट्रॉन्ग विकेट, मतलब एक टर्म्स बोली जाती है बोलने को, हम एक सॉलिड विकेट पे खड़े हैं, हम एक 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 एंड पे, हम बोलते हैं ना क्रिकेट के दूसरे एंड पे दूसरा प्लेयर है, वो एक स्ट्रॉन्ग विकेट करके खड़ा है अपना, उसको इतनी जल्दी उसको गिराना पॉसिबल नहीं है, अब वो बहुत सॉलिड बन के बैठ गया। स्ट्रॉन्ग विकेट मतलब इंप्रूव द बार्गेनिंग पोजीशन। डील मेकर वेरी हार्ड टू कम बाय एंड मे नॉट बी इन रियलिटी इन द स्ट्रिक्ट सेंस आर दोज रिपोर्ट वेयर इन द डिलीजेंस टीम हैव नॉट बीन एबल टू कम अप अक्रॉस एनी वैल्यूएशन, कुछ भी नहीं मिला उन्हें, लीडिंग देम टू सबमिट व्हाट इज कॉल्ड क्लीन रिपोर्ट। तो जो उन्होंने सबमिट किया वो क्या है? क्लीन रिपोर्ट। सब कुछ हो चुका है। वही बोला मैंने, आफ्टर द रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज आर ओवर, वेरियस रेक्टिफिकेशंस आर कैरिड आउट द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, इन दी शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, ये लिख लो, which is the most important document is executed. This agreement contains certain standard clauses like tag along and drag along rights, representations and warranties, condition precedent and other clauses, जो भी आपको सही लगते हैं वो इसके अंदर डाल दिए। ठीक है जी, आ रहा है सबको समझ में? पक्का पक्का? चलो, पोस्ट डिलीजेंस। सर ये क्या होता है पोस्ट डिलीजेंस? दोनों चीजें समझ में आई, प्री डिलीजेंस समझ में आया और डिलीजेंस समझ में आया। अब आ जाइए पोस्ट डिलीजेंस पे। सर पोस्ट डिलीजेंस का मतलब क्या होगा? सर मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट डिलीजेंस का मतलब होगा जो डिलीजेंस आ चुका है अभी तक, हमने जो रिपोर्ट आ गई उसके बाद जो भी रेक्टिफिकेशन करने थे, जो भी रिप्रेजेंटेशंस लेनी थी, जो भी वारंटीज लेनी थी, वो वाली स्टेज आ गई है। तो जो रेक्टिफिकेशन करने हैं आफ्टर जो भी नॉन कंप्लायंसेस किए गए थे सर उनको रेक्टिफाई करवा दो। लाइक फॉर एग्जांपल कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल कर दो अथॉरिटी के पास, वो स्टेज हमारी कौन सी होगी? पोस्ट डिलीजेंस स्टेज। सर पहले जो केस चल रहा है उसको सेटल करके हमें दे दो, दैट इज द पोस्ट डिलीजेंस स्टेज। एक बोल रहे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है, असाइनमेंट है जो एक प्रोफेशनल्स के हाथ में दिया जाता है, ये कि सर जो भी, अब वही पर्सन को बोला जाएगा जिस पर्सन ने फाइंडिंग्स की है, सर आप ही कंपाउंडिंग करवा दो एक बार, या वो बोलेगा कंपनी को, टारगेट कंपनी को, आप अपनी कंपाउंडिंग करवा लो वही इन चीजों की, एप्लीकेशन लगा दो, बैंक के पास पिटीशन लगा दो, बेसिकली अथॉरिटीज के पास जो भी आप करवाना करवा के दो। बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, जनरली उसी पर्सन के हाथ में दे देते हैं कि सर आप ही क्लीन रिपोर्ट करके दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसे ले लेना जो भी लेने हैं। तो मेनली अब यहाँ इसमें होता क्या है, अब वही चीज बोला जा रहा है। तो आफ्टर सम रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंसेस फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीजेंस, तो जो भी नॉन कंप्लायंसेस पाए गए उनको रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे रेक्टिफाई? बता देंगे नीचे। इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है, अराइजिंग कैसे हुआ है? डिलीजेंस के बाद, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स के। इट कैन रेंज फ्रॉम मेकिंग एप्लीकेशन इन फाइलिंग ऑफ पिटीशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, आगे, और नेगोशिएटिंग द शेयर होल्डर एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स के अंदर नेगोशिएट करेंगे बाद में, सर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस, सिंस द इन्वेस्टर्स विल बी स्ट्रॉन्ग विकेट, बताया था ना, स्ट्रॉन्ग विकेट मतलब बहुत सॉलिड पोजीशन हो जाएगी इन्वेस्टर की, सर ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड मे नेगोशिएट द प्राइस वेरी हार्ड, अगर अच्छी रिपोर्ट नहीं आई तो नेगोशिएट प्राइस को बहुत हद तक गिरा सकता है। सर 100 बोल रहे हो, हम तो 50 देंगे। उम्मीद है सबको समझ, पूरे एफर्ट्स लगाए हैं सर। 33-34 मिनट हो चुकी है सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर, एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का अब तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और तो मेरा ना दिल है ये वाली चीज आप लोगों के लिए छोड़ दूं, ये छोटा सा टॉपिक, बट एक ओवरव्यू से दे देता हूँ ऊपर ऊपर से, थोड़ा सा थियोरटिकल है बट ठीक है, जो मैंने तो आपको करनी है मैं कर लेता हूँ। हेडिंग पढ़ो, टेक्निक्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड रिस्क असेसमेंट। इसका मतलब सर किस तरीके से हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे, किस तरीके से हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, और एक पॉइंट और आएगा वो हेडिंग में क्लियर नहीं हुआ है, कंट्रोल्स। तो इन क्या ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी? क्या ये तीनों चीजों को हम रिप्लेस कर सकते हैं? एक ही बात है क्या? ड्यू डिलिजेंस करना या रिस्क असेसमेंट करना, आपने पढ़ा था गवर्नेंस के पेपर के अंदर, रिस्क असेसमेंट, रिस्क हैंडलिंग, रिस्क मिनिमाइजेशन, क्या ये सारी चीजें सेम है या अलग अलग है? क्या इंटरनल कंट्रोल्स और ये सारी चीजें सेम है? क्या ये तीनों चीजें सेम है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ड्यू डिलिजेंस करना वर्सेस रिस्क असेसमेंट करना वर्सेस कंट्रोल करना, कंट्रोल्स, क्या वन एंड द सेम थिंग? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? सेपरेट है, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट
तीनों को। तो मेरे बात सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्रोसेस है इनको, तो वही चीज बोली गई है। अब जनरली अगर कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं, मर्जर अमलगमेशन है, बायआउट्स है, किसी के अंदर भी अगर मैं एंटर करना चाहता हूं तो इन तीनों चीजों को सेपरेटली और पैरेलली भी लेके चलेंगे। सेपरेटली ड्यू डिलिजेंस भी करेंगे, रिस्क असेसमेंट भी इसकी होगी, जो गवर्नेंस के चैप्टर नंबर 12 में आप पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 13 में आप इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ोगे, तो वो भी सारी चीजें की जाएगी, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। सेपरेटली करेंगे कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट को आगे बढ़ने के लिए, इन तीनों चारों चीजों को पैरेलली लेके चलना, सेपरेटली लेके चलना, सेपरेट रिपोर्ट बन के चलना जरूरी है। कलम्स नहीं कर सकते, सबको मिक्स नहीं कर सकते कि एक कर दिया तो दूसरा भी अपने आप से हो, फिर कोई भी नहीं। तीनों अलग अलग चीज हैं, तीनों को अलग अलग लेके बढ़, ऑल्दो इंटरडिपेंडेंट है, बट तीनों अलग अलग प्रोसेस है तीनों करने का। तो मिनिमाइजेशन करना और रिस्क को लेके अलग हमने पूरा पूरा चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। यहाँ ड्यू डिलिजेंस एक अलग है, तो सब कुछ अलग अलग रहेगा। सर कुछ 4-5 हेडिंग्स हैं, इसकी 5 हेडिंग है, उसको करने के लिए देखो इसमें ना कुछ हेडिंग्स मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी सी। फर्स्ट हेडिंग जो इसमें बताई गई है, बोलते हैं सर KYC, नो योर क्लाइंट। इसका मतलब हर बिजनेस के अंदर रिस्क होते हैं, ये सबको पता है ना, हर बिजनेस के अंदर रिस्क होते हैं। अब वो वेरी करते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर, अब कितना है कितना नहीं, वेरी अपॉन द नेचर, और बिजनेस किस टाइप का आप कर रहे हो, या फिर नेम ऑफ द कंपनी क्या है, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड है हर टाइप के रिस्क। अब क्या जरूरी है, आइडेंटिफाई करना रिस्क को जरूरी है कि क्या क्या रिस्क जरूर सर इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और प्रॉपरली इंश्योर करना कि सर इस रिस्क को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो मेनली बस एक ही चीज बोल रहा हूं, हेडिंग को याद रख लो, अंदर का थोड़ा सा पढ़ते रहना आप लोग। KYC का ध्यान रखेंगे हम लोग, तो नो योर क्लाइंट इंफॉर्मेशन का हम इसमें ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट जो एक टेक्निक्स जो है करने की, किसे ड्यू डिलिजेंस या रिस्क असेसमेंट या कंट्रोल हुए कि नहीं हुए, वो क्या है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई द, ये आपको सबको पता है, रिस्क को फाइंड आउट करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना इतना इजी वे नहीं है, इतना इजी टास्क नहीं है। और कुछ रिस्क ऐसे, हम वो नहीं बोल रहे हैं जो इंटरनल रिस्क हैं, जो मतलब रिस्क ऐसी हैं जो उसका इनहेरेंट रिस्क है, मतलब मैं ओवर एंड अबव, वो रिस्क जो ओवर एंड अबव इनहेरेंट रिस्क हैं, इनसे हटके, मतलब जो भाई उस बिजनेस के अंदर रिस्क है ही है, उससे ओवर एंड अबव, उस रिस्क से ऊपर वाले रिस्क को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, प्रॉपरली उस रिस्क को पहचाना जाए और टाइमली उसको मिटिगेट किया जाए, उस टाइमली उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सर इसको ओवर एंड अबव इनहेरेंट रिस्क बोल लो, या फिर जो आपकी बुक के अंदर वर्ड यूज किया गया है लिस्टिंग रिस्क, जो लिस्ट है, मतलब पता है सर इतना रिस्क तो होना ही होना है, उससे ऊपर जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई कर लो। क्या मैं बोल रहा हूं, इस रिस्क को जो हमने आइडेंटिफाई किया है, इसकी एक अलग से ना एक रेंज भी बता दो, रेंज एंड टाइप ऑफ रिस्क, ये भी इसके बारे में बताना लगाना होगा। टाइप ऑफ रिस्क ये बता दो सर कितनी रेंज है इस रिस्क की, ऑलमोस्ट इससे इतने तक लॉस हो सकता है, और ये टाइप का रिस्क आपको ये देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल रिस्क है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, वट एवर द केस मे बी, वो आप इसमें बता दो। ठीक है, तो कोई भी कमर्शियल रिलेशनशिप बनाने से पहले हमें ये चीज करनी जरूरी है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या है, प्योरली थ्योरेटिकल है वाला, बट स्टिल ठीक है कर लो। एक्शंस टेकन, वही वाली बात आ गई, एक्शन टेकन टू कंट्रोल एनी। अब आप क्या क्या एक्शन लोगे, जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क, इस वाले पॉइंट में जो आपने आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर आपने क्या क्या एक्शन, मिटिगेट एक्शंस, क्या क्या एक्शन लिए गए, सो दैट कि वो रिस्क हमारा कम से कम हो जाए। सर कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी एक्शन लेने के लिए आपको पहले रिसोर्सेज हो, ध्यान से सुन लो ये लाइन, कोई जरूरी नहीं है ऑलवेज कोई भी अच्छा एक्शन लेने के लिए आपके पास उस टाइम रिसोर्सेज हो। एक अच्छी गुड प्लानिंग और स्टाफ को ट्रेनिंग देके भी आप एक अच्छे तरीके से रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। प्रॉपर असेसमेंट करनी जरूरी है, बस प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रिस्क करना महत्वपूर्ण है। प्रॉपर असेसमेंट रिसोर्सेज से नहीं होगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देने होगा, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ। 4 पॉइंट मेन तो हेडिंग रिटेन कर लो इसकी, KYC होगी, और प्रॉपरली आइडेंटिफाई द रिस्क, एक्शन जो भी आपने रिस्क के ऊपर लिया है, फॉर्मुलेशन, क्या फॉर्मुलेशन कर लो ऑफ एन एक्शन प्लान, क्या आपको एक्शन लेके आगे बढ़ना है उसको भी फॉर्मुलेट कर लो सर पहले से ही। थोड़ा सा रीड करवाना पड़ेगा इस वाले पॉइंट को, तो थियोरेटिकल ज़्यादा है इसमें। पीरियोडिकली टेस्ट एंड मॉनिटर सर्टेन रिस्क, सर इन रिस्क कुछ
प्लान कर लो पहले से एक एक्शन प्लान। सर कुछ ऐसे रिस्क है जिनको पीरियडिकली, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टरली हमें इसको टेस्ट करना होगा, मॉनिटर रखना होगा। प्योरली इन रिस्क को सर्विलेंस में रखना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सच टेस्टिंग, अब वो फ्रीक्वेंसी कितने कितने दिन में रखना है वो भी चेक करता है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर भी, और सर्विस किस टाइप की आप ऑफर कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मिस्ट्री शॉपर, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग गूगल से थोड़ा सा उठाने की कोशिश की मैंने। मिस्ट्री शॉपर्स वगैरह कुड बी यूज्ड एज एंड व्हेन एप्रोप्रिएट, मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि पहले से आपने कितना कुछ ऐसा किया है, इस टाइप की किसी और कंपनीज में ऐसा हुआ है तो क्रैम कर लो इस वाले पॉइंट को। मिस्ट्री शॉपर पता नहीं ऐसे से कहां से उठा उठा के डाल देता है। इंटरनल मैकेनिज्म्स, जो इंटरनल मैकेनिज्म्स है टू एनेबल विसल ब्लोइंग बाय स्टाफ वेयर एप्रोप्रिएट, मतलब आपका ऐसा मैकेनिज्म बनाओ कि अंदर भी कुछ ऐसे लोग हो जो भी नॉन कंप्लायंसेस दिखे, जब भी सिटी बजानी शुरू कर दे आके आपको रिपोर्ट कर दे कि एम्प्लॉइज के बीच में भी एक अपना बंदा छोड़ दो, यानी विसल ब्लोअर स्टाफ एक रखना जरूरी है वहां बीच में। पुटिंग इन प्लेस इंटरनल चेक्स, ये भी अच्छा पॉइंट है, बस यहां तक भी आप कर लो तो ठीक है। इंटरनल चेक्स प्रॉपरली रखो कि एक की ट्रांजैक्शन को दूसरा चेक करे, मेकर एंड चेकर। कलेक्शन बैंक में डिपॉजिट की कैश की कोई और लेगा और बाद में उसको, जब तक आपके खाते में पैसे नहीं जाएंगे जब तक उसको फाइनलाइज ना कर दे हाँ सही पैसे आए हैं, तो इंटरनल चेक्स भी आपके प्रॉपरली होने चाहिए। हैविंग अ प्रोसीजर टू ऑल्टर एंड एड्रेस इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस बिहेवियर, कोई भी नॉन कंप्लायंसेस बिहेवियर है तो उसको चेंज करना, उसको एड्रेस करना कि सर ये नॉन कंप्लायंसेस बिहेवियर है, उसको करने के जरूरी है। तो मॉनिटर को, क्लाइंट्स की सर्विसेज को मॉनिटर करके रखना कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये भी सारी चीजें हैं कि सर रिस्क से बचाने के। पढ़ते रहना। देखो प्योरली ये वाला कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें मुझे ना पढ़ के कुछ ऐसा फील आया हो कि यस सर आपको ना ये क्रैम या इसका कुछ निमोनिक्स बन जाए। मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए, फाइनली मुझे कुछ इतना खास इस टॉपिक के अंदर दिखा नहीं जो मैं रिटेन करूं और मैं आपको रिटेन करवाऊं। तो प्योरली थ्योरेटिकल है ये वाला टॉपिक। 7th हेडिंग आप पढ़ते रहना, जो आपकी मेहनत है। अदर फैकल्टीज तो इसको बुक के अंदर भी इंसर्ट नहीं करते हैं, पढ़ाते नहीं है, तो मतलब ठीक है मैं अपने पार्ट पे कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रशअप दे दिया इसका, 4-5 हेडिंग नाम और थोड़ा थोड़ा अंदर एक 1-2 लाइनें आप पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना। रिस्पोंडिंग टू इंसिडेंट्स, मतलब एवरी वेयर अ बिजनेस, इवन वेयर अ बिजनेस मेक्स सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस एंड, ठीक है मतलब भले ही बिजनेस कितना भी एफर्ट्स लगा ले कि जितनी रेगुलेशंस है, जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है मैंने सबको कंप्लाई कर लिया है, स्टिल फिर भी वो उसकी इतनी इम्यून नहीं होगी, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अननोन प्रॉब्लम आ जाए उसको सहन कर ले। भाई ठीक है जो हमारे सामने मैंने वो कंप्लायंस कर लिया, बट कुछ ऐसे जो हमें नहीं पता, तो उस केस में भी भले ही आपने कितना भी कर लिया, तो उस केस में बेस्ट चीज क्या है, आपको कामली और प्रोएक्टिवली उस चीज को आगे लेकर रिस्पोंड करना होगा। आपको क्लोज रिलेशन रखना होगा रेगुलेटर्स के साथ, सर क्या कुछ गलतियां तो नहीं हुई हैं, उनके साथ इंटरेक्ट रखना होगा। आपको वैल्यू चेन, जो भी आप लोगों से जुड़े लोग हैं, सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर है, सबके साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है, सबके साथ आपको एक रिलेशन बनाना होगा, सो दैट कि कोई भी ऐसा अनफोर्सीन रिस्क आता है उसको आप टाइमली, कामली, प्रोएक्टिवली आप उसको टैकल कर पाओ, और जिससे आपको कस्टमर्स की सपोर्ट भी मिल पाए। और कोई भी ब्रीच अगर हुआ है, आपने पाया गया है, आपके सामने किया गया है, उसको जल्दी से जल्दी रेमेडियल एक्शन उसके ऊपर लिया जाना चाहिए, सो दैट एक उसका अभी तक एक चिंगारी है वो आग का रूप ना ले। ठीक है, तो ठीक है 5 पॉइंट्स आप अपना पढ़ते रहना। चलो जी अभी हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ गया है, हेडिंग नंबर 8, टाइप्स ऑफ डिलीजेंस। टाइप्स ऑफ डिलीजेंस, एक काम करते हैं, इस वाले टॉपिक को हम करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में, मैं इसको ऐड करता हूं। थोड़ी सी लंबी क्लास चली गई है, फिर बच्चों को थोड़ा देखने में, डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करता हूं। नेक्स्ट क्लास आपके लिए होगी, मेरे लिए अभी नेक्स्ट क्लास है, मतलब अभी साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, चलो जी आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट पढ़ा है, डील ब्रेकर, डील क्वेश्चनर्स, वो सारी चीज, प्री डिलीजेंस और पोस्ट डिलीजेंस, सब चीजें पढ़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट एक बार पहले रीड कर लेना, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं और दूसरी क्लास के लिए। और अब ये टाइप्स में हम 10 हेडिंग 1 गो में पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा काफी। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।